सिस्टम का साइज कितना है। तो ये जो सिस्टम का साइज है इसको मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप सोर्स लाइन ऑफ कोड्स यूज़ कर सकते हो या फिर आप फंक्शन पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। तो फंक्शन पॉइंट्स एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ी थी, उसके अंदर हमने डिफरेंट मॉडल्स भी पढ़े थे। जो बेसिक मेथड है हमारा जो बेसिक थीम है उसका वो यही है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई दी अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स, फंक्शन टाइप्स इन आवर प्रोजेक्ट। उनको हम लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे उनको एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी, लो कॉम्प्लेक्सिटी या हाई कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे हम उनको करते हैं। एक सेकेंड, ओके। अनएडजस्टेड हमारे फंक्शन टाइप्स थे ये 5, जिनको हम लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे रेट करते हैं। उसके लिए आपने गाइड 85 का एक मॉडल यूज़ किया था। ये वाले वो मॉडल्स हैं जिनके थ्रू आप या तो ये कर सकते हैं कि अपने इंट्यूशन से यू कैन गिव द रेटिंग, और एक बेहतर तरीका ये होता है कि इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर तो आप कोई मॉडल यूज़ कर लें। तो ये मॉडल आपको प्रोवाइड करता है विद दी स्टैंडर्ड्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू रेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर फंक्शन टाइप्स, राइट। उसके बाद आप अनएडजस्टेड फंक्शन एडजस्टेड फंक्शन टाइप्स निकालते हो, और फिर जो आपके पास 2 फंक्शन वैल्यूज आ जाती है उनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास टोटल फंक्शन पॉइंट आ जाता है या फंक्शन पॉइंट वैल्यू आ जाती है फॉर योर प्रोजेक्ट। आपने ये शेयर किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि दिस इज द होल समरी ऑफ हाउ यू एक्चुअली कैरी आउट द फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। और उसमें यहाँ पर शायद मैंने आपको एक्सप्लेन जब ये वाली बात की थी तो आई हैव थॉट कि शायद इधर उन्होंने ये किया हुआ है कि कोई सिनेरियो दे के उन्होंने उसमें से आइडेंटिफाई किए हुए हैं कितने आपके एक्सटर्नल आउटपुट्स हैं, कितने एक्सटर्नल इंक्वायरीज हैं। तो दिस वाज नॉट द इंफॉर्मेशन दैट दिस टेबल इज गिविंग यू एक्चुअली। यहाँ पर आपको कोई सिनेरियो या एग्जाम्पल के थ्रू नहीं दिया हुआ है। ये वेब पेज सिर्फ आपको एक मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको मॉडल्स की जो टेबल्स हैं वो आप उसको उसमें आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके ये जो नज़र आ रहा है आपको ये वाला टेबल, दिस इज बेसिकली द वेट्स, ठीक है, जो कि आप देते हैं अपने फंक्शन टाइप्स को। लेट्स सपोज कि अगर आपकी जो एक्सटर्नल आउटपुट आपने जो आपकी एक्सटर्नल आउटपुट आपका जो ट्रांजैक्शन है या आपका जो भी रोल इन्फॉर्मेशन है जो आपने आइडेंटिफाई की है उस फंक्शन की अगर कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज है तो उसको आप वेट 5 दे देते हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर लो है तो उसको आप वेट 4 दे देते हो। दिस इज द सेम टेबल जो कि मैंने स्लाइड में फंक्शन पॉइंट के बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को एक इस तरह का वर्टिकल सा टेबल था, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने सबके लो, हाई और मॉडरेट के साथ कॉम्प्लेक्सिटीज के जो वेट्स हैं वो लिखे हुए थे। तो दिस इज द सेम टेबल एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सिनेरियो नहीं, सॉरी स्लाइड नहीं शो हो रही, मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ क्योंकि आप नहीं हो रही। नो मैम। यस आप मैम। नजर आ रहा है? नो मैम। नो मैम। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया वैसे एंड इट्स बीइंग शोन एंड आप लोगों को क्यों नहीं नजर आ रही अब इसका मुझे अंदाजा नहीं है। होल्ड ऑन अ सेकंड। आ गई है मैम। ओके, कैन यू सी द वेब पेज नाउ? वेब पेज शो कर रही हूँ मैं, स्लाइड नहीं शो कर रही हूँ। यस क्या मैम, आपको नजर वेब आ पेज रही है। नजर आ रहा है? वेब पेज तो नजर आ रहा है मैम। तो मैं वेब पेज की बात कर रही हूँ क्योंकि स्लाइड इस वक्त मैं ओपन नहीं कर सकती, मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपडेट हो रहा है तो वो इस वक्त स्लाइड नहीं खुलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास स्लाइड्स हैं तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा, उसके अंदर फंक्शन पॉइंट के अंदर जो आपकी लेक्चर है उसमें जब आपका पहला लेक्चर है फंक्शन पॉइंट का, उसके अंदर मैंने पहला टेबल ही जो आपके लेक्चर का पहला टेबल है उसके अंदर ये वाले वेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये वही वेट्स हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे शो किए हुए हैं, ठीक है। पहले मेरी अजम्पशन यही थी कि शायद कोई सिनेरियो के बेस पे उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है कि कितने एक्सटर्नल आउटपुट हैं या कितने एक्सटर्नल इंक्वायरी है, तो ऐसा नहीं है। इस पूरे वेब पेज के ऊपर सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है एक मॉडल, ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। दिस इज जस्ट द मॉडल, ठीक है। और इसके अंदर जो भी आपके टेबल्स यूज़ होते हैं वो सारे आपको
दिए गए हैं और वही टेबल हैं जो सारे मैंने आपकी स्लाइड्स में शेयर किए हुए थे। मैं सिर्फ ये करेक्शन करना चाह रही थी कि उस वक्त जब बच्चों ने क्लास लिया तो मैंने ये बोल दिया था कि यहाँ पे इन्होंने इतने आइडेंटिफाई किए हैं, तो ये आइडेंटिफाई नहीं हुए हुए, ये आपका बना बनाया वेट्स का टेबल है। ठीक है, तो तरीका यही होता है फंक्शन पॉइंट्स का कि आपने ये जो आपके फंक्शन टाइप्स हैं इनको आप आइडेंटिफाई करते हो, जैसे मैंने आपसे आइडेंटिफाई करवाया था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे आइडेंटिफाई करके दिए थे डिफरेंट फंक्शन टाइप फॉर दी पेरोल सिस्टम, अगर आप लोगों को याद हो। तो उसमें आप जितने भी EIs निकालो, 3 हैं, 5 हैं, 15 हैं, ठीक है। इसी तरह से EO इंक्वायरी, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, इन सारों को आप आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने गाइड 85 पढ़ी थी, ठीक है, जिसके अंदर आपने ये पढ़ा कि हम किस तरह से उसको लो, एवरेज या हाई कह सकते हैं। तो जब आप ये उसको डिसाइड कर लेते हो कि वो लो है, एवरेज है या हाई है, तो उससे फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको उसको क्या वेट देना चाहिए। ये वेट जो है वो प्री एज्यूम्ड और प्री डिफाइंड है फंक्शन पॉइंट्स के, ये वो वेट्स हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी जो एक्सटर्नल आउटपुट है उसका फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, हाईली कॉम्प्लेक्स है, तो फिर आप उसको वेट देंगे 6। अगर आपका एक्सटर्नल आउटपुट का फंक्शन लो कॉम्प्लेक्सिटी का है तो उसको आप वेट दे देंगे 4। क्योंकि फंक्शन पॉइंट्स जो होते हैं ये बेसिकली आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, तो ज़रूरी होता है कि आप ये जो लो, एवरेज और हाई उनको बोल रहे हो उसको आप किसी न किसी तरह से कन्वर्ट कर सको किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में, ताकि आप उसको फिर फॉर्मूला के अंदर यूज़ कर सको। तो उसके लिए उन्होंने आपको ये एक न्यूमेरिकल वेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर आपके पास किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपकी एक्सटर्नल आउटपुट के 5 फंक्शंस हैं, ठीक है, और उनमें से ये हो सकता है कि कोई से 2 लो कॉम्प्लेक्सिटी के हों, कोई से 2 हाई कॉम्प्लेक्सिटी के हों। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक्सटर्नल आउटपुट के अगर 5 फंक्शंस हैं तो पाँचों के पाँचों वेरी हाई कॉम्प्लेक्स होंगे या वेरी लो कॉम्प्लेक्स होंगे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी वेरी कर सकती है। तो फिर आपका जो फॉर्मूला था, जो एग्जैक्टली टेबल मैंने स्लाइड में बनाया हुआ है, उससे आपको ज़्यादा चीज़ समझ आ जाती है कि जिसके ऊपर मैंने ये इस तरह से था कि डैश इज इक्वल टू आगे वेट, मैंने वेट्स आपको ये वाला टेबल मैंने शेयर किया हुआ था। तो उस डैश में बेसिकली आपने नंबर ऑफ ये जो फंक्शंस आप आइडेंटिफाई करते हो ना उनको आप मेंशन करते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके एक्सटर्नल आउटपुट का एक फंक्शन है और वो लो कॉम्प्लेक्सिटी का है तो उसका वेट हो जाएगा 4। अगर आपके एक्सटर्नल आउटपुट के 3 फंक्शंस हैं और तीनों लो कॉम्प्लेक्सिटी के हैं तो फिर उनका वेट कितना होना चाहिए, 3 × 4। समझे हो ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम पूरे को सम कर रहे होते हैं। तो सम करने के लिए ज़रूरी है कि हम सारे की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्लूड कर रहे हो। तो अगर ए की कॉम्प्लेक्सिटी 4 है तो 3 की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 3 × 4। ठीक है, इसी तरह से अगर एक्सटर्नल इंक्वायरी के आपके लेट्स सपोज 5 फंक्शंस हैं, उसमें से 2 लो है और 3 हाई हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 इस तरह के फंक्शंस हैं जिनका वेट 3 होगा और 3 इस तरह के फंक्शंस हैं जिनका वेट 5 होगा। क्यों, क्योंकि 3 हाई कॉम्प्लेक्सिटी के हैं और जो 2 हैं वो लो कॉम्प्लेक्सिटी के हैं। जो 2 आपके लो वाले हैं उनको आप क्या करेंगे, 2 × 3 कर लेंगे, और जो आपके हाई वाले हैं उनको आप क्या कर लेंगे, आपके 3 फंक्शंस हैं तो हाई के लिए इंक्वायरी के लिए क्या वेट होता है, 5 होता है, तो एक के लिए 5 होगा। अगर आपकी 3 कॉम्प्लेक्सिटी हाई कॉम्प्लेक्सिटी के हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 5। तो वो जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी टोटल वैल्यू होती है आप उसको ऐड अप करते हो। ये पूरा टेबल आपके पास स्लाइड्स में है। मैं सिर्फ आपकी ये करेक्शन करना चाह रही थी कि यहाँ पे जो मैंने उस वक्त एक्सप्लेनेशन दी थी दैट वाज इनकरेक्ट। यहाँ पर ये आपको वही वेट्स का मॉडल दिया हुआ है जो कि आपका फंक्शन पॉइंट का होता है और जो कि आपकी स्लाइड्स में भी है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपके ये जो एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स हैं इनको आप 0 to 5 बेस्ड ऑन योर ऑन इंट्यूशन आप उनको अपने प्रोजेक्ट के साथ उनका इन्फ्लुएंस देखते हो फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, और फिर आप उनको भी सबको ऐड कर लेते हो और यहाँ पे आपका ये आ जाता है एडजस्टमेंट फैक्टर जो कि एडजस्ट कर रहा होता है ताकि आपकी अगर वैल्यू एक्चुअल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स की वैल्यू से कितना पॉसिबल है कि वो वेरी कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए 0.65 प्रोबेबिलिटी फैक्टर यूज़ किया जाता है। ये भी एक फार्मूला के अंदर है, इसको भी आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो आर यू जस्ट ऐड दीज बोथ वैल्यूज़ जो आपने यहाँ से ऐड करके निकाली, और फिर जब आप इन 14 फैक्टर्स को ऐड कर लोगे और यहाँ इस फार्मूले में पुट करोगे, उसके बाद जो आपकी वैल्यू आ जाएगी उन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो दैट गिव्स यू द फंक्शन पॉइंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। आई वाज जस्ट गिविंग यू दी करेक्टेड वर्जन के इस टेबल के अंदर। ये टेबल बेसिकली वेट्स का टेबल है। ठीक है, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था, कन्वर्ट रखा हुआ था, तो आई हैव थॉट कि इन्होंने कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। सो ये कन्वर्ट करके नहीं लिखा हुआ, दिस इज जस्ट द एक्चुअल टेबल विच इज़ यूज्ड इन द मॉडल।
विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर स्लाइड्स, और जो मैंने एक्सप्लेन किया था ये वही है, ठीक है। इस वक्त मेरे पास स्लाइड्स नहीं खुल रही हैं, बट आफ्टर माय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ डन अपडेटिंग, तो मैं आपके इधर आपकी टीम्स की जनरल चैट के ऊपर मैं वो स्लाइड भी शेयर कर दूंगी, उस आरजे टेबल भी, जो कि आपका मैच कर रहा है हमारी स्लाइड के साथ, ठीक है, ताकि अगर आप लोगों में से अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो वो आप ये क्लियर हो जाए। आज के टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है वो ख़त्म हो गया है। अब हम एफर्ट एस्टिमेशन की एक और टेक्निक करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज कोकोमो मॉडल, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर दी एफर्ट एस्टिमेशन। इससे आप ड्यूरेशन भी, कॉस्ट भी कर सकते हो, ड्यूरेशन भी कर सकते हो कैलकुलेट, और नंबर ऑफ जो पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं उनको भी आप estimate कर सकते हो using this model. COCOMO is basically the abbreviation for constructive cost estimation model. जो आपका बेसिक कोकोमो काम कर रहा होता है वो ये होता है कि आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, और कॉस्ट के लिए फिर इट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरेशन कितनी है और कितने बंदे रिक्वायर्ड हैं, यानी कि आपकी कितने देर में काम होगा और उससे कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, तो तभी आप उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हो। ऐसे ही है। सो लेट्स सी कि कोकोमो मॉडल हमें क्या कहता है। कोकोमो मॉडल इज़ द मॉडल फॉर द एफर्ट एस्टिमेशन, और इसको आप यूज़ करके एक स्केड्यूल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। उनको स्केड्यूल इस तरह से कर सकते हो कि जब आपको एक्टिविटी की ड्यूरेशन पता चल जाती है या प्रोजेक्ट्स की ओवरऑल ड्यूरेशन पता चल जाती है तो आपके लिए स्केड्यूलिंग करना आसान हो जाता है। जो ड्राइवर्स कोकोमो यूज़ करता है टू कैलकुलेट या टू एस्टिमेट द एफर्ट, दैट इज़ द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, एंड देयर आर अदर फ्यू प्रोडक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स जो कि हम यूज़ करते हैं। एक जो हमने साइज ऑफ सॉफ्टवेयर की बिल्कुल स्टार्ट में एफर्ट एस्टिमेशन में आपको मैंने एक अंडरस्टैंडिंग दी थी अबाउट द KLOC विच इज़ एक्चुअली 1000 लाइन्स ऑफ कोड्स। एक हम उस सेंस में आपके जो साइज़ है सॉफ्टवेयर का वो मेजर करते हैं, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क को हमने डिस्कस किया था। तो जो कोकोमो मॉडल है वो एक ख़ास तरीके से KLOC को फाइंड कर सकता है, तो इसलिए कोकोमो मॉडल के अंदर जो KLOCs हम लोग फाइंड करते हैं वो आपके 80 to 90% ऑथेंटिक होते हैं, और ये बड़ा एक क्विक वे हो सकता है टू फाइंड आउट के आप टू एस्टिमेट बेसिकली योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। लेट्स सपोज कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है और स्टार्ट में वो आपसे ये पूछते हैं कि जी कस्टमर तो कह रहे हैं हमें 1 महीने में ये प्रोजेक्ट चाहिए, ये इसके फीचर्स हैं आपके पास, क्योंकि जब सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन करते हैं, उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट का प्लान बनता है, आपने PBS बनाया, आपने प्रोडक्ट नेटवर्क डायग्राम बनाई, उसके बाद आपका जो काम होता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप उसकी एफर्ट एस्टिमेट करें। जब आपके ये पता चल जाता है कि कितना आपका प्रोजेक्ट है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कंस्ट्रक्ट हमने करना है, तो देन यू कैन एस्टिमेट द एफर्ट, राइट। तो आपके पास अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कोई बंदा आके ये कहे कि जी 30 डेज़ का हमें कस्टमर्स ने टाइम दिया है, तो हम इसको 30 डेज़ में बना सकते हैं कि नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक सॉफ्टवेयर 30 डेज़ में बन सकती है कि नहीं। सेकेंडली, आपको ये कैसे पता चलेगा कि अगर ये सॉफ्टवेयर का साइज़ इतना है तो फिर आपको कितने बंदे यूज़ करने चाहिए। तो इसके लिए जो कोकोमो है वो आपको बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस प्रोवाइड करता है, उनको आप यूज़ करके ये सारी चीज़ें एस्टिमेट कर सकते हो। नाउ योर कंसर्न इज़ नॉट दैट हाउ दीज इक्वेशंस हैज़ बीन डिराइव्ड, क्योंकि डेरिवेशन जो है उनके पीछे एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप कोकोमो मॉडल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डिराइव कैसे हुई हैं, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर दी लॉजिक कि हम ये वाला इक्वेशन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू मेमोराइज द इक्वेशन डेफिनेटली। और मेमोराइज भी आपको नहीं करनी पड़ती, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर आपको पता होता है कि क्या चीज़ें हमारी इक्वेशन में फिट हो रही हैं, ठीक है। तो कोकोमो वाज डेवलप्ड बाय पेरी बोएम इन 1981, ठीक है, एंड देयर आर बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब हम फंक्शन पॉइंट एनालिसिस भी कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम मिस आउट कर रहे थे, लेकिन कोकोमो कोई उसको इम्प्रूव करने के लिए नहीं आया। ये टोटली एक डिफरेंट मेथड है, क्योंकि फंक्शन पॉइंट्स में आप एस्टिमेट कर रहे होते हो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन पॉइंट्स, और उसके जो साइज़ है सॉफ्टवेयर का उसको भी आप कैलकुलेट कर रहे होते हो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन पॉइंट्स। कोकोमो के अंदर आप साइज़ को एस्टिमेट कर रहे होते हो या कैलकुलेट कर रहे होते हो इन टर्म्स ऑफ सोर्स लाइन ऑफ कोड्स। हमारे पास बेसिकली जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो फार्मूला के अंदर जो हमारे जैसे आप वेट्स कर रहे थे ना फंक्शन पॉइंट के अंदर, यहाँ पे भी आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं
जो कि इस मॉडल में अवेलेबल होते हैं। उन कॉन्स्टेंट्स को उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि आपके किस तरह का प्रोजेक्ट होगा, तो उसके लिए आप ये वाले कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर लें। ठीक हो गया। हमारे पास पहले क्या 3 प्रोजेक्ट्स होंगे, क्या कैटेगरीज होंगी, पहले आपने अपने प्रोजेक्ट की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना होगा। वो 3 कैटेगरीज हैं जी आपके पास, ऑर्गेनिक टाइप, सेमी डिटैच्ड टाइप एंड एम्बेडेड टाइप। So these are basically the 3 categories of project. So before applying COCOMO model any project, your first step would be कि आप ये देखो कि आपका प्रोजेक्ट कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। How would you know कि आपका प्रोजेक्ट कौन सी कैटेगरी का है? For that you need to know कि ये कैटेगरीज क्या कहती हैं। तो उन्होंने जो ऑर्गेनिक कैटेगरी बनाई है, ये आपके उस तरह के प्रोजेक्ट्स जिनके लिए आप एक स्टेबल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो या फेमिलियर इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। इट मीन्स के इस तरह के इन्वायरमेंट्स हैं या टूल्स हैं जो कि आपने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं एंड दे आर नॉट न्यू टू यू। ठीक है। और इसके अंदर जो आपकी टीम है उसका नंबर भी काफ़ी स्मॉल है, यू डोंट नीड अ बिग टीम। Then the team members are experienced in developing these similar types of projects. It means कि आपके पास एक तो टीम छोटी है और जो टीम है वो एक्सपर्टीज है उस एनवायरनमेंट की जिस एनवायरनमेंट में इस प्रोजेक्ट ने डेवलप होना है। तो इसका मतलब ये है कि सारी आपकी जो कंडीशंस हैं, जब आपकी फेवरेबल कंडीशंस होंगी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस प्रोजेक्ट को आप ऑर्गेनिक कह सकते हैं। Then you have the semi-detached category. Semi-detached category says that development consists of mixture of experienced and inexperienced staff. Organic के अंदर आपके पास experienced staff था, यहाँ पे आपके पास दोनों का मिक्सचर हो सकता है, यानी कि आप जिस environment में प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कुछ आपके टीम मेंबर्स के लिए न्यू है और कुछ उसमें एक्सपर्टीज है। ठीक है। Team members may have limited experience on the related system and unfamiliar with some aspects of the system being developed. जब आपके पास इस तरह की conditions हो जाती हैं तो फिर आप उस project को semi detached के अंदर डाल देते हैं। Then if you have the embedded project, तो वो किस किस्म का project होगा जो embedded category के अंदर आएगा, जो कि complex projects होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कोई इस तरह की सॉफ्टवेयर है जिसकी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं या कोई इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स उसकी बहुत ज़्यादा हैं, या आप उस तरह की उसकी जो एल्गोरिथम्स आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, या आपकी जब आप इंटीग्रेशन करते हो किसी और सिस्टम के साथ या हार्डवेयर के साथ, तो उसकी इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स है, या दूसरी मशीन्स के साथ उसकी इंटीग्रेशन करना कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह की जो सॉफ्टवेयर्स होती हैं उनको फिर आप एम्बेडेड कैटेगरी में डाल देते हो। सो एन एम्बेडेड मोड project will require a great deal of innovation. इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो that will be novel to your team. ठीक है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फिर आप एम्बेडेड कैटेगरी में डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने एक टेबल शेयर किया है आप लोगों के साथ, जो कि एक ज़्यादा आसानी से आप कंपेयर कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को इन तीनों कैटेगरीज के अंदर। तो आपके जो जैसे अभी हमने पढ़ा ऑर्गेनिक जो है वो जिसके अंदर टीम स्मॉल है, तो इसका मतलब है हमारा कोई स्मॉल साइज प्रोजेक्ट होगा। इसी तरह से फेमिलियर है इन्वायरमेंट और उनको एक्सपर्टीज भी है। सो इट्स लाइक फेवरेबल कंडीशंस हैं आपकी, वो सारे ऑर्गेनिक के अंदर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा प्रोजेक्ट जो कि स्मॉल साइज का हो, क्योंकि प्रोजेक्ट जितना बड़ा होता है डेफिनेटली उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज उतनी ज़्यादा होती जाती हैं। ऐसे ही है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको आप देख सकते हो। उसमें यह है कि आपकी इनोवेशन बिल्कुल लिटिल है, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमारे पास ऑलरेडी फेमिलियर एनवायरनमेंट है। तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू, जो आपको ऑलरेडी आता है आप वही कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से इसका जो प्रोजेक्ट का जो, क्योंकि स्मॉल साइज प्रोजेक्ट है तो इसका स्केड्यूल इज नॉट नैरो, राइट, इसका टाइट स्केड्यूल नहीं है। इसी तरह से जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है दैट इज फेमिलियर। लेकिन एक और बहुत मजे का जो आपको यहाँ पर एक इस टेबल के अंदर एक फैक्टर या ड्राइवर दिया गया है टू आइडेंटिफाई कि विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट योर्स इज, उसमें उन्होंने दिया है प्रोजेक्ट साइज। ठीक है। अगर आपके जो लाइन ऑफ कोड्स हैं दे आर फ्रॉम 20,000 to 50,000 lines of codes, K mean thousands, so 20 to 50 K लिखा हुआ है, तो it means that we are actually talking about 50,000 lines of codes. तो आपका अगर इस साइज का प्रोजेक्ट है तो वो फिर यूजुअली ऑर्गेनिक project होगा। Similarly, if your project's size is between 50,000 to 200,000 lines of codes, then it is semi-detached. If the size of your project is greater than, it's over 300,000
लाइन्स ऑफ कोड्स, तो यू विल पुट इट इन एम्बेडेड कैटेगरी। इसके अलावा आप जिस चीज़ की बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या जिन ड्राइवर्स को देख सकते हैं, फैक्टर्स को देख सकते हैं जो कि आपको हेल्प करें, वो ये हो सकते हैं कि उसमें इनोवेशन कितनी है, वो स्मॉल साइज्ड है, वो मीडियम साइज्ड है, वो कॉम्प्लेक्स है, या उसका स्केड्यूल किस तरह का है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, स्केड्यूल होना और साइज, ये वाली इंफॉर्मेशन यूजुअली आपके पास जब आप प्लानिंग के बाद एस्टिमेशन या प्लानिंग के टाइम पे जो आप एफर्ट एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, प्लानिंग के टाइम पे एफर्ट एस्टिमेशन होती है ना, तो उस टाइम पे आपके पास ये आपको स्केड्यूल की इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती और ये LOC वाली इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो फिर बेहतर ये होता है कि आपको नेचर ऑफ प्रोजेक्ट का और इनोवेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। सो रेयरली ऐसे होता है कि, बल्कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्लानिंग, जब आप प्लान कर रहे हो एक्चुअली आपने स्केड्यूल करना है, उससे पहले ही आपको स्केड्यूल की पता, आपको डेडलाइन पता हो सकती है। ठीक है, उससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो उसके हिसाब से स्केड्यूल टाइट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके लिए 30 डेज है, तो हो सकता है जब आप उसको स्केड्यूल करेंगे तो उसका स्केड्यूल टाइट आ जाए। लेकिन अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है और डेज 30 ही है, नाउ द डेडलाइन इज द सेम नंबर ऑफ डेज, लेकिन प्रोजेक्ट के साइज स्टिल मैटर्स। तो ये वाली इंफॉर्मेशन यूजुअली आपके पास अगर नहीं भी होती है तो आपको नेचर ऑफ प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए। और अगर आपके पास प्रोजेक्ट साइज या डेडलाइन और इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, फिर तो आपके लिए उसको डिज़ाइन करना बहुत आसान हो जाता है मॉडल को। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर अप्लाइंग द कोकोमो मॉडल, दैट इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी कैटेगरी में आपका प्रोजेक्ट लाई करता है। ठीक है, ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वंस यू आइडेंटिफाई कि आपका कौन सा मोड है आपके प्रोजेक्ट का, तो फिर ही आपको पता हो सकता है कि आगे जो हमारे पास मॉडल्स हैं जिसमें उन्होंने हमें वेट्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, तो आपको तभी पता चल सकता है कि आप कौन सा कॉन्स्टेंट यूज़ करें। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दिस इज़ फर्स्ट स्टेप इन विच यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी प्रोजेक्ट की क्या कैटेगरी है। सो हमारे पास कोकोमो मैम के अगर अंदर जो ऐसा हो जाए हम एक प्रोजेक्ट को आसान समझ रहे हो लेकिन जब उसकी वर्किंग में जाए तो वो एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट निकल आए, फिर एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट निकलना एक अलग चीज़ होती है, और आपको ये समझना आना कि वो कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, ये एक अलग चीज़ होती है। आप लोगों की टीम जिस तरह की, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको अपनी टीम के स्किल्स का और टूल्स का भी पता होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोजेक्ट इस तरह का है जो कि देखने में आसान लग रहा है, लेकिन चूंकि आपकी टीम ने उसके ऊपर पहले काम नहीं किया हुआ, वो फर्स्ट टाइम करेंगे, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स फॉर योर टीम टू डेवलप दैट सिस्टम, राइट। तो डिफरेंट फैक्टर्स है ना जिनको आप देख के ये डिसाइड करते हो कि आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा या नहीं होगा। और यूजुअली ये चीज़ देखना कि आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, ये जब आप थोड़ी बहुत डेवलपिंग का आपको सेंस होता है, तो फिर आपको ये भी पता होता है कि प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। दूसरी बात ये कि जब हम प्रोजेक्ट को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे नहीं बेसिकली कर रहे, हम उसके साइज को भी देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि उसमें हमारी, मैंने आपको ये बताया ना कि उसमें आप एक चीज़ जो देख रहे हो वो ये देख रहे हो कि उसमें आपकी टीम, जो एनवायरनमेंट या टूल आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आपकी टीम कितनी एक्सपर्टीज़ है। अगर वो फेमिलियर है, वो कुछ न्यू नहीं कर रहे, दे आर वेरी मच एक्सपर्टीज इन दैट, तो फिर इट मीन्स कि दैट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स फॉर देम। ठीक है, फिर आपका अगर मीडियम साइज का प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें आपकी टीम के कुछ मेंबर्स फेमिलियर हैं, कुछ फेमिलियर नहीं है, तो फिर आप उसको फिर सेमी डिटैच्ड में कह सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल नई चीज़ कर रहे हो विच इज़ न्यू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड विच इज़ न्यू फॉर योर टीम, तो ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है कि इट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स। देखने में शायद आइडिया आसान हो, लेकिन जिन्होंने बनाना है अगर उन्हीं के लिए नया है, तो इट मीन्स कि इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपने सर्कमस्टांसिस को देखते हो, और यही चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन में बताई है कि जब आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आप क्या चीज़ न्यू कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी टीम की कितनी एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि जिन्होंने डेवलप करना होता है उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत मैटर करती है ना। अगर उनको नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। अगर वो सारे के सारे टीम मेंबर्स ऐसे हैं जिनको इस टूल पे और इस एनवायरनमेंट पे बड़े वो फेमिलियर हैं, तो फिर तो उनके लिए बहुत आसान होगा। तो अकॉर्डिंगली जब उनके लिए आसान है तो आप इस प्रोजेक्ट को ऑर्गेनिक में डाल देंगे, जब उनके लिए मुश्किल है तो आप उनको एम्बेडेड में डाल देंगे। यूजुअली जो एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स एम्बेडेड होते हैं, उनके अंदर कुछ सेट ऑफ आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप यूजुअली डाल सकते हैं। लाइक एम्बेडेड के अंदर आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, या जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो उस तरह के, अब आप लोगों की लेट्स सपोज के जो डायनामिकली जहाँ पे डेटा आप रख रहे हो या अपडेट हो रहा है, उस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको वैसे भी अंदाज़ा है कि दे आर कॉम्प्लेक्स, इवन इफ कि जो डेवलपिंग टीम है वो उस टूल में बहुत एडेप्ट है, लेकिन डेफिनेटली वो एक रिस्की प्रोजेक्ट है। तो उसको फिर आपको, मेरा ख्याल है, कॉम्प्लेक्स में ही डालना चाहिए, क्योंकि फिर आपको रिस्क भी हैंडल करने पड़ता है।
तो अगर आपके कन्फिगरेशन इश्यूज हैं वाला कोई प्रोजेक्ट है या इस तरह का प्रोजेक्ट है जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसने चलना है, या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है जो कि डायनामिकली आपसे डेटा लेके चल रहा है या डायनामिकली डेटा अपडेट करके वो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये वाले जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो नॉट इन द टर्म्स ऑफ डेवलपिंग, वो वैसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि उनके रिस्क को हैंडल करना पे डेवलपिंग टीम के लिए एक चैलेंज होता है। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स को तो आप डायरेक्ट एम्बेडेड में डाल सकते हो, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, आपका एक कॉस्ट ड्राइवर है कि आप जो हम कोकोमो मॉडल या साइज ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, इसके अंदर वो लाइंस ऑफ कोड्स हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और कोकोमो एस्टिमेट्स जो हैं वो आपके कुछ मॉडल्स हैं, 3 हमारे बेसिकली कोकोमो की टाइप्स हैं। और कोकोमो का जो बेसिक मॉडल जो कि आप पहले सीखेंगे वो बेसिकली एक क्विक एस्टिमेशन के लिए हो सकता है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो उसके लिए ये होता है कि आप एस्टिमेट्स जो कोकोमो के बेस पे कर रहे होते हो उसके लिए आप यही अज्यूम कर रहे होते हो कि मतलब कि आप बड़े अच्छे एस्टिमेट्स हैं और बड़े रिलायबल एस्टिमेट्स हैं जो कि आप कोकोमो से निकाल रहे हो। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है एट द लेवल ऑफ प्लानिंग, जब आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल, तो आप किस तरह से फिर अंदाजे कर सकते हो कि आपको कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं या कितना आपको ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है एक एक्टिविटी या एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। डेफिनेटली अगर आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपके पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि ये वाला प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये तो 2 ईयर्स में बनना है, तो आप इसके लिए कितनी टीम एलोकेट करेंगे? तो आप उसके लिए कोई 5 या 7 या 8 लोग तो एलोकेट नहीं कर सकते ना। आप 2 साल का प्रोजेक्ट है। आप इसी तरह से अगर आपके पास कोई बंदा आता है कहता है कि जी ये तो 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, आप कितनी टीम एलोकेट करेंगे? तो एज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर आपने सिर्फ हवा में नहीं कहना होता कि हम इतनी टीम देंगे। यू शुड हैव द एविडेंस कि आप इतने बंदों को क्यों एलोकेट कर रहे हैं, इतनी टीम क्यों एलोकेट कर रहे हैं। So that you can know by using the COCOMO model. Okay, COCOMO model के अंदर एक चीज़ ये होती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली जो हमें SRS मिलता है हम उसको सामने रख के COCOMO मॉडल यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स कि जब हम एक एस्टिमेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द SRS, तो वी आर एज्यूमिंग कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आई हैं हम उन्हीं की बेस पे डेडलाइन तक के टाइम को सारा स्केड्यूल कर रहे हैं और एस्टिमेट कर रहे हैं, कॉस्ट को भी और टाइम को भी। तो इट मीन्स कि काइंड ऑफ आपका जो मॉडल है वो ये अज्यूम कर रहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थ्रू आउट दी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चेंज नहीं होंगी, क्योंकि आपके पास जो SRS में स्पेसिफाई होके आई हैं आप उन्हीं की बेस पे एक एस्टिमेशन कर रहे हो, ठीक है। सो हमारे पास जो स्टेजेस हैं, देर आर 3 स्टेजेस। इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कोकोमो तो इंटरमीडिएट और कंप्लीट को समझना मुश्किल नहीं है। इसी तरह से इनके थीम्स में थोड़ा सा फ़र्क, थीम्स इनके सेम हैं, इनके जो ड्राइवर्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। सो बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो एंड कंप्लीट और डिटेल्ड कोकोमो। जो बेसिक कोकोमो है वो आप अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कर सकते हैं, विच गिव्स यू अ क्विक एंड रफ एक आपको एस्टिमेट्स प्रोवाइड कर देता है अबाउट द एफर्ट एंड स्केड्यूल। सो लेट्स सी कि हम बेसिक को किस तरह से यूज़ करते हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर द बेसिक कोकोमो मॉडल। इसकी एक्सप्रेशन आपको देखने में शायद बहुत ही मुश्किल लग रही है, लेकिन इट्स वेरी ईजी। जब मैं आपको समझाऊंगी तो ये आपको बड़ी आसान लगेगी। कोकोमो मॉडल से आप एफर्ट भी कर सकते हैं और TDEV भी फाइंड कर सकते हैं। TDEV इज द टाइम और ड्यूरेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग दैट सिस्टम। और एफर्ट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सन्स पर मंथ। अब PM का क्या मतलब होगा, पर्सन्स पर मंथ क्या होगा, ये भी एक अच्छी खासी डिस्कशन है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बट बिफोर गोइंग टू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फार्मूला बेसिकली क्या है। यहाँ पर जो एफर्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस equation, this equations tell you A1 into KLOC power A2 PM. PM is basically just the unit. जैसे unit नहीं होता, आखिर में आप मिनट लिखते हो और लिखते हो, सेंटीमीटर्स लिखते हो। So PM is basically persons per month. तो यहाँ तक आपका ये फार्मूला है A1 into KLOC A2। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ अगर आप लाइन्स ऑफ कोड्स पता है तो उनको आप इन कॉन्स्टेंट्स के साथ जो कि आपको वैल्यूज गिवन होती हैं वो आप इसके फार्मूला के अंदर पुट करें तो आपको जो फिगर मिलती है दैट इज पर्सन्स पर मंथ। इसी तरह से जो आपका टाइम है कितना रिक्वायर होगा आपका इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, इस तो डेफिनेटली आपको जब एफर्ट का पता होता है कि आपको एफर्ट कितनी रिक्वायर्ड है तो ओनली देन यू कैन फाइंड आउट कि उसको ड्यूरेशन कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो जब आपको एफर्ट मिल जाती है तो एफर्ट को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज टू कॉन्स्टेंट्स B1 एंड B2। पास जगह पे अगर आप कोकोमो को सर्च करें
तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को कोई और नाम x y इस तरह के दिए होते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉडल में आपके पास इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये A1 और A2 क्या है? KLOC आपको पता है, दिस इज 1000 लाइन्स ऑफ कोड्स। एफर्ट जब आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो उससे आप उसकी ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एफर्ट का आंसर आपके पास % पर मंथ में आता है और आपके पास जो ड्यूरेशन का आंसर आता है उसकी यूनिट मंथ्स में होती है। तो इसका मतलब है कि जब आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो आखिर में जो आपके पास नंबर आएगा दैट विल बी एक्चुअली द नंबर ऑफ मंथ्स, राइट। अब आपके पास A1, A2, B1, B2 क्या है? These are the constants of the COCOMO model that you use for estimating effort and time. ये जो कांस्टेंट हैं ये आपको गिवन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपका जो प्रोजेक्ट का टाइप है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कांस्टेंट्स दिए हुए हैं। वो कांस्टेंट्स आपको इसलिए दिए हुए हैं कि कुछ लेट्स सपोज के ओवरऑल जब इनको डिराइव किया गया था तो ओवरऑल जो पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका आप ये समझ सकते हो कि उनको डिफरेंट कैटेगरीज की बेस पे कुछ सर्वेइंग एंड कुछ एवरेजिंग करने के बाद कुछ कांस्टेंट्स निकाल लिए गए हैं। एक एवरेज वैल्यू आपको बेसिकली ये कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो इतना है यानी ऑर्गेनिक है तो उसमें आपकी एवरेज आपकी जो कैलकुलेट की हुई है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि फिर उसकी एफर्ट इतनी होगी। ठीक है, तो ये आपके जो कांस्टेंट्स हैं ये डिराइव किए हुए हैं ऑलरेडी, आपको मॉडल के अंदर मिलते हैं। आपके वो डिराइव कैसे किए हुए हैं उन चीज़ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये आपको ये एवरेज वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि उस कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने एवरेज क्या शो की है। अगर ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स हैं, 1000 ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स थे, तो एवरेज उनकी क्या एफर्ट थी। ठीक है, तो वो जो चीज़ कॉमन होती है या एवरेज या एग्रीगेट होते हैं वो उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिया एज कॉन्स्टेंट्स। ठीक हो गया। So this is basically the very simple formula that we use in COCOMO model कि एफर्ट हम कैलकुलेट करते हैं from the size of software which is the in form of the lines of codes, और फार्मूला हमारा होता है 1000 लाइन्स ऑफ कोड्स और A1 और A2 हम लोग कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं। जो आंसर हमारे पास आता है वो PM % पर मंथ में आता है। उसके बाद अगर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द एफर्ट, वी कैन कैलकुलेट कि इस एफर्ट को करने के लिए हमें कितनी ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होगी और हमारा ये वाला काम या ये जो प्रोजेक्ट है वो फुलफिल हो जाएगा। सो व्हेन यू नो द एफर्ट यू कैन कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट। सो व्हाट विल यू डू कि आप एफर्ट के फार्मूला को टाइम के फार्मूला के अंदर यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स पे जाने से पहले एक चीज़ जो हमने अंडरस्टैंड करनी है, अच्छा यहाँ पे पहले आप देख लो कि A1, A2, B1, B2 जो आपके फार्मूला के अंदर यूज़ हो रहे हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, उनके कॉन्स्टेंट्स आपको अवेलेबल हैं। तो अगर लेट्स सपोज आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको KLOCs पता है तो आप इसमें A1 और A2 की वैल्यू डालेंगे फ्रॉम ऑर्गेनिक। A1 की वैल्यू आ जाएगी 2.4 और A2 की वैल्यू आ जाएगी 1.02। और अगर आप उससे टाइम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो B1 की वैल्यू 2.5 और उसकी B2 की वैल्यू 0.38। सिमिलरली यू विल लुक फॉर कि आपकी क्या कैटेगरी है और यहाँ से आपको वो कांस्टेंट अवेलेबल होते हैं इस मॉडल से और उनको आप इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर सकते हो। अब बाकी जो बात रह जाती है वो ये रह जाती है कि हमें KLOCs का कैसे पता चलेगा। और एक और क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो % पर मंथ्स हैं बेसिकली इस चीज़ का क्या मतलब है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैम क्योंकि इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। पर्सन पर मंथ का अगर लेट्स सपोज आपने जब फार्मूला के अंदर डाला है और आपके पास वैल्यू आ गई है 10, तो 10 PM को हम पढ़ते तो यही है कि 10% पर मंथ या 10% डैश मंथ, हम इस तरह से उसको लिखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि एक महीने में 10 लोगों को काम करना चाहिए और इसका ये मतलब ही नहीं हो सकता कि एक बंदा 10 महीने काम करेगा। ठीक है, विच एक्चुअली 10 PM मीन्स दैट the effort of 10 persons in 10 months। अब effort of 10 persons का क्या मतलब होता है, आप लोग मुझे बता सकते हैं? 10 PM का मतलब ये नहीं होता कि एक महीने में 10 लोग, इसका मतलब होगा कि 10% effort typically in 10 months। इस चीज का क्या मतलब है, क्या आप लोग मुझे डिफरेंस बता सकते हैं? मैम 10 बंदे 10 महीनों के लिए काम करेंगे। यस, गुड। जो ओवरऑल एफर्ट होगी 10 बंदों की।
यस हम बेसिकली नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं कह सकते इनको, बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है, आप इनको नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं कर सकते, हम ये कह सकते हैं कि इतने इतने लोगों की एफर्ट हमें रिक्वायर्ड है। आप लोगों को याद हो तो जब मैंने आप लोगों को ये स्टार्ट कराया था SPM, तो उसके अंदर एक दफ़ा मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एफर्ट क्या होती है, और उसके अंदर मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि आपका अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर या एक आपकी जितना भी एक्टिविटी है, लेट्स सपोज वो 1 वीक की है और उसमें एक बंदा काम कर रहा है या 2 बंदे काम कर रहे हैं, तो दोनों बंदों की एफर्ट जो है वो पूरे वीक की है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अगर 1 वीक में एक बंदा काम कर रहा है वो तो चीज़ समझनी आसान है, हम कह सकते हैं कि जी एक बंदे की एफर्ट है। लेकिन अगर 7 दिन में आप एक काम कर रहे हो लेकिन उसके ऊपर 2 लोग काम कर रहे हैं और दोनों लोग 7 दिन काम कर रहे हैं, यानी एक बंदा अपने लिए 7 डेज काम कर रहा है, दूसरा बंदा भी अपनी जगह 7 डेज काम कर रहा है, ये चीज़ आपको समझ आ रही है ना। ठीक है, जब आपके मल्टीपल वर्कर्स हो जाते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि इतने बंदे और इतने दिन, फिर आपको ये पता होता है कि अगर 7 डेज के लिए 2 लोग काम कर रहे हैं तो दोनों अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं ना, वो 7 डेज एक बंदे के लिए भी हैं और वो 7 डेज दूसरे बंदे के लिए भी हैं। तो इसलिए हम इसको कभी न्यूमेरिकली इस तरह नहीं कहते कि इतने बंदे या इतना टाइम, क्योंकि सब बंदे अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे होते हैं और वही सेम 7 डेज एक बंदे के लिए अलग है और वही सेम 7 डेज दूसरे बंदे के लिए अलग होते हैं, क्योंकि वो हर कोई अपनी जगह पे काम कर रहा होता है। तो इसलिए हम लोग इसको ये कहते हैं कि जी एक एक्टिविटी को करने के लिए मुझे 7 डेज में 2 बंदों की एफर्ट रिक्वायर्ड थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप वैसे अगर देखें तो अलग अलग हम कहें तो हम 14 डेज भी कह सकते थे, इसका मतलब है दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 पर्सन एंड 14 डेज। ठीक है, तो इसलिए हम कभी ऐसे नहीं कहते कि इतने बंदे और इतना महीना। तो PM का मतलब बेसिकली ये होता है 10 PM अगर लेट्स सपोज है तो इसका मतलब है कि हमें एक मंथ में 10 बंदों जितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है। अगर हम एक मंथ को ज़्यादा या कम करेंगे तो फिर हमारी एफर्ट भी अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा होती है। तो हम जो पर्सन कह रहे होते हैं वो हम बेसिकली एफर्ट की बात कर रहे होते हैं, और इसकी वजह यही होती है, आई डोंट नो आप लोगों को ये चीज़ या ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि व्हेन देयर आर मल्टीपल आ रहा है पीपल मैम। वर्किंग ऑन एन एक्टिविटी ऑन द सेम डेज, तो डेफिनेटली हर बंदा अपने अपने लिए, वो 7 डेज तो सबके लिए होंगे ना। ठीक है, तो इसलिए हम कभी पर्सन नंबर ऑफ पर्सन जो है इस तरह से हम उनको कैलकुलेट नहीं करते, हम उनको एफर्ट के सेंस में लेते हैं। यूजुअली जो आपकी एफर्ट होती है वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चेंज होती है। ठीक है, आपके कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपके कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, बाद में ये भी हो सकता है कि आप नंबर ऑफ पर्सन्स ऐड कर रहे हो। आपको ये चीज़ें पता है कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर स्पेसिफिकली। तो जो पर्सन मंथ है वो बेसिकली एक कर्व होता है विच वी गेट बाय द नंबर ऑफ पर्सन्स विच आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड ड्यूरिंग सम टाइम। तो उस टाइम के अंदर ये जो हमारे जो नंबर ऑफ पर्सन्स पर मंथ है, ये हमारे जो ये वाला कर्व है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इफ यू सी, ये कभी लीनियर नहीं होता, ये इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो जितना एरिया आपका इस ग्राफ के अंडर होता है इसको हम PM कहते हैं। और आप जब यूज़ कर सकते हो तो आप एवरेज वैल्यू यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ग्राफ शो करने का मकसद ये है कि इट्स नेवर द सेम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और जो एरिया आपका ये ग्राफ के नीचे आ जाता है दैट इज बेसिकली द PM कर्व। ठीक हो गया, ओके। जो फार्मूला हमने कोकोमो मॉडल के लिए पढ़ा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास वही वाला फार्मूला है, सिर्फ आपको मैंने ये बताया कि आप जब A1 A2 या B1 B2 यूज़ करते हैं तो इनकी वैल्यूज दे चेंज फॉर दी ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। जो कि आपके पास ये टेबल था, यही वैल्यूज, ये वाला टेबल है, यही वैल्यूज यहाँ पर यूज़ की गई हैं, उनको सिर्फ फार्मूला के अंदर पुट कर दिया गया। दिस E स्टैंड्स फॉर एफर्ट एंड दिस KDSE बेसिकली स्टैंड्स फॉर जो आपके सॉफ्टवेयर का साइज होगा। तो उसमें जब आप कोकोमो करते हैं तो दैट इज बेसिकली द KLOC। ठीक है, तो आप वहाँ पे लाइंस ऑफ कोड अगर आपके पास अवेलेबल होती हैं तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल भी दी गई है, फॉर एग्जांपल कि आपको बता दिया गया है कि योर प्रोजेक्ट इज सेमी डिटैच्ड। ठीक है, and our project will have 32,000 delivered source instructions। ठीक है, यानी कि हम बेसिकली KLOCs की बात कर रहे हैं, और चूंकि हम अभी इस लेवल पे एट द लेवल ऑफ प्लानिंग ये चीज़ एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम इसको डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका मतलब होगा 1000 डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर 32,000 का हुआ है तो आप इसको 32K कह सकते हैं, ऐसे ही होगा ना। ये देखें यहाँ पे आपने जो वैल्यू लिखनी है
वो थाउजेंड्स की जो होती है वो आपने लिखनी होती है, के की फॉर्म में लिखनी होती है। तो अब यहाँ पर जब आप फार्मूला के अंदर ये देखो पुट कर रहे हो एफर्ट को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये जो 32,000 है इट कैन एक्चुअली कन्वर्ट टू 32K, क्योंकि हमने कहा फॉर्मूले में हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो हम थाउजेंड्स की फॉर्म में डाल रहे हैं, किलोज की फॉर्म में डाल रहे हैं। अब जब हम फार्मूला के अंदर वैल्यू डालते हैं और हमारा जो मोड है फॉर आवर प्रोजेक्ट दैट इज सेमी डिटैच्ड, तो सेमी डिटैच्ड के लिए हम यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम द मॉडल दैट वी हैव यहाँ गिवन है। सेमी डिटैच्ड के लिए A1 is 3.0 and A2 is 1.12. So by putting these values in the formula, this is power, okay? 3.0 into 32 power 1.12. You can calculate it using the calculators, और ये आपके पास 146 person effort per month आई है। 146 PM means 146 person per month अगर कहेंगे तो वो आपका एक totally गलत concept होगा। 146 means person effort per month. When you have the effort, you can find out the schedule. ठीक है, उसके लिए क्या फार्मूला था? उसके लिए फार्मूला जो TDEF वाला फार्मूला, that is the formula for the time required for development of that project. अब आपके पास जो सेमी डिटैच्ड होता है उसमें B1 की वैल्यू होती है 2.5 और B2 की वैल्यू होती है 0.35. You will just put these values in the formula. जो आपने effort calculate किया 146 and B1 और B2 की वैल्यू, this gives you a whole number which gives you 14. और हमने आपको ये बताया था जब मैंने आपको फॉर्मूला कराया था तो मैंने आपको ये कहा था कि आपकी जो एफर्ट होती है उसका आंसर आपके पास PM की फॉर्म में आता है, और जो आपका TDEF का फार्मूला है उसके एंड पे जो नंबर आता है दैट मीन्स दैट दे आर द नंबर ऑफ मंथ्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डेवलप दैट सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे जो 14 आया है दैट वुड मीन्स 14 मंथ्स। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज दैट कि अगर आप एक बंदे को, अगर आपके 146 पर्सन एफर्ट है, तो अगर आपके 146 पर्सन हैं और अगर आप एक पर्सन को 15,000 रुपये देते हैं तो यू कैन कैलकुलेट कि आपकी सैलरीज का टोटल कॉस्ट कितनी हो सकती है। तो अगर आपके पास 146 है और आप 15,000 दे रहे हैं तो आप उसकी कॉस्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से कोकोमो मॉडल से एक और फ़ायदा ये है कि आप ये देख सकते हो कि आपको एवरेज स्टाफिंग कितनी करनी चाहिए। ठीक है, सो आपके पास जब ये पता है कि आपको 146 पर्सन्स पर मंथ चाहिए, ऐसे ही है ना कि आपको 146 पर्सन एफर्ट पर मंथ चाहिए हैं और आपका प्रोजेक्ट 14 मंथ्स में होगा, तो आपको कितनी टीम रिक्वायर्ड है टू फिनिश दिस टास्क। तो ये तो बहुत आसान सी बात है, सिंपल मैथ्स है ये कि आपको पर्सन का भी पता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमने ऊपर पढ़ा है कि 10 पर्सन्स 10 मंथ्स के लिए काम करेंगे, 10 PM जो था, ठीक है ना? नो 10 पर्सन्स 10 मंथ के लिए काम नहीं करेंगे। 10 PM का मतलब मैंने आपको बताया था, यस 10% एफर्ट हमें रिक्वायर्ड है इन 1 मंथ। ओके, ठीक है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि ये एक सिंपल मैथ्स हो जाएगा आपके पास कि अगर आपके पास एफर्ट का भी पता है, आपको ड्यूरेशन का भी पता है, तो फिर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितनी स्टाफिंग कर सकते हैं। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ बेसिकली कोकोमो मॉडल, एक सिंपल मैथ्स है कि ये चीज़ें आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास कोकोमो मॉडल का फिगर होता है। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर अ वाइल, क्योंकि फिर मुझे इसको डाउनलोड करने में इशू होता है, देन आई विल कम बैक टू यू।